हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नातिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। बात करेंगे जो हालिया महंगाई की एक और नई वेव की। वैसे तो ये आम सी बात नहीं है, हुकूमत के लिए, आवाम के लिए बहुत ख़ास बात है, क्योंकि वो जो बराह रास्त मुतासर हो रही है वो आम आवाम है। अभी जो आज जो इदारे शुमारियात ने अपने फिगर्स जारी किए हैं उसमें 12.66% इस सब महंगाई में इजाफा, यानी उसकी शरह, और एक जो गरीब है, जो कम आमदनी वाला तबका है, उसके लिए महंगाई की शरह 14.12% हो गई है। तो ये फिर हुकूमत की जब हम बातें सुनते हैं, कहते हैं जी हम मजबूर हैं, वो दरअसल ये हो गया, वो दरअसल वो हो गया, वो दरअसल ये था। लेकिन हमें तो एक ही बात याद है कि जब टैक्सेस लगते हैं तो हुक्मरान चोर होता है। ये खुद उनकी बताई हुई बात है जो हमें अजबर हुई भी है। मैं यहाँ पर इससे पहले कि प्रोग्राम शुरू करूँ, मैं शेख रशीद साहब के जो एक अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आया, पिछले 9 दिन गुजर चुके हैं DGISI की तकरीर के हवाले से। शेख रशीद साहब आज प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 9 दिन गुजरने के बावजूद जो अभी तक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अगले 7 दिन में ये ऐलान इंशाल्लाह हो जाएगा। बल्कि उन्होंने कहा कि आप मेरा क्लिप चला देंगे, इसलिए मैं 7 दिन का मार्जिन दे रहा हूँ, वैसे अगले 2 दिन में ये ऐलान सामने आ जाएगा। तो होप फॉर द बेस्ट। और बाकी चीज़ें प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो हैं सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, PMLN के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अंजली बाबा साहिबा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स, PTI से ताल्लुक़, बड़ी पुरानी और सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम अंजली साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं हमेशा से, और सीनियर बेसिकली जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ हमीद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपने ज़रा पॉलिटिकल गेस्ट की तरफ जाऊं, अंजलीब आपकी भी इजाज़त से और डॉक्टर अफनान साहब आपकी भी इजाज़त है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, पहले तो ज़रा शेख रशीद साहब का जो एक अहम बयान आया है, इस पर आपने ये मतलब वो कह रहे हैं कि अगले 2 दिन में ऐलान हो जाएगा, वरना मैक्सिमम इट विल टेक अनदर 7 days। How you see this? आरिफ हमीद भट्टी साहब, आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी, फरमाइए। सर क्या सोच रहे थे आप? बड़ी गहरी सोच में थे आप। नहीं, आई एम सॉरी, मैं समझा आप शॉर्ट चलाने लगे हैं। देखें, गुजारिश ये है, अच्छा नहीं, मैं जी मेरी सहाफती उम्र में पहली दफा DGISI की तैनाती काबीना की मीटिंग में डिस्कस हुई, पार्लियामेंट्री पार्टी में डिस्कस हुई, जहां कभी भी ये इशू डिस्कस नहीं होते। ये 2 शख्सियात होती हैं, एक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब, या जो भी हो, या वक्त के प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के दरमियान बात होती है और ये मामला तय हो जाता है। अगर वजीर आजम खुद कहें कि तकनीकी वजूहात की वजह पर, तकनीकी, पता नहीं इस पेट्रोल में कचरा आ गया था, या ब्रेक फेल हो गई थी, तकनीकी वजूहात, या टायर कमजोर था, और पावर फेलियर भी हो सकता है सर, और वजीर इतलात कहें अब आईनी और कानूनी तरीके से जारी करेंगे। पहले यानी कि गैर आईनी और कानूनी तरीके से जारी हुई। आज भी आप DGISPR की वेबसाइट पे जाए, आज अभी इसी वक्त, आज भी नदीम अंजुम या नवीद अंजुम, उनका DGISI लिखा हुआ, और 6 तारीख का नोटिफिकेशन आज भी पड़ा है। मुझे ये बता दें, बिल्कुल ऐसे है, मुझे ये बता दें कि बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में जिस तरह पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह FIA को इस्तेमाल किया जाता है, FBR को किया जाता है, अगर ये मामला उस तरफ चल पड़ा तो नुकसान होगा। ये हालात जितनी जल्दी हो सके समरी आ जाए, और ताकि ये ठीक है। मैं जरा अपोजिशन का व्यू पॉइंट ले लूं सर। ओके फाइन, मैं जरा अपोजिशन का व्यू पॉइंट ले लूं, फिर अंजलि साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। डॉक्टर अफनान साहब, PMLN यानी अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन तो हमेशा सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करती है, आइन और कानून की बात करती है, जमहूरियत की बात करती है, तो आपको लगता है कि ये आइनी जमहूरी हक वज़ीर आज़म का है, वज़ीर आज़म का नहीं है? प्लस ये कि जो सिविलियन सुप्रीमेसी है उसकी तो ये मिसाल कायम हो रही है, इसका मतलब है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो जहाँ तक हक़ की बात है वो तो प्राइम मिनिस्टर का ज़रूर है, लेकिन जंग सिविलियन सुप्रीमेसी की नहीं है, जंग ज़ाती मफाद की है। जंग इस चीज़ की है कि मैं जो चलें एक सेकंड, ये तो आपने मान लिया, वो हम बाद में बात करते हैं। ये तो आपने मान लिया कि वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है, बिल्कुल है, इसमें तो कोई दो राय उन्हीं को लेना चाहिए। तो आप इस पर सपोर्ट करते हैं वज़ीर आज़म को? देखिए, मैं इस वज़ीर आज़म को, अगर ये डेमोक्रेटिकली आए हुए होते और इनका वोट बैंक होता तो मैं ज़रूर इनके साथ खड़ा होता, लेकिन क्योंकि ये इस वक्त लड़ाई ये हो रही है आपके पास कि ये डेमोक्रेटिक, मैं खुद इलेक्शन लड़ा था, जो मेरे साथ हुआ है मुझे पता है, मुझे प्रूफ की जरूरत ही नहीं है, मेरे विटनेसेस भी हैं। तो नहीं इलेक्शन लड़े थे? नहीं, वज़ीर आज़म का इलेक्शन तो मैं ऑफ कोर्स नहीं, मैं तो नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ ना। मैं तो ये तो देखिए एक ऑपोजिशन का इल्जाम है ना, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ कि कोई प्रूफ है आपके पास कि इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से नहीं हुए? मेरा ख्याल है सारा पाकिस्तान जानता है, जिसने किसी ने इलेक्शन लड़ा है, जिसके पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे हुए हैं, जिनके पोलिंग एजेंटों को निकाला गया है, जिनको फॉर्म 45 नहीं दिए, तो उनको तो पता है क्या हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इन प्रिंसिपल डिसीजन फिर भी प्राइम मिनिस्टर का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं, खान साहब को ना करें, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, राइट तो प्राइम मिनिस्टर का। चले जी, अंदीब अब्बास साहब, अपोजिशन का एक वोट तो आपके साथ हुआ, यानी PMLN, ये बात तो मानती है, लेकिन दूसरी तरफ जो तज्जिया इस वक्त आरिफ हमीद भट्टी साहब दे रहे हैं, ये आप लोग रोज नए आने वाले दिन के साथ एक नई मिसाल कायम कर देते हैं तमाम इदारों को हेड ऑन लेने की या कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जनरेट करने की। ये एक रूटीन का हिस्सा बन गई है। शुक्रिया नादिया। बात क्या है कि ऑब्वियसली 30 साल जो एक रवायत रही है, एक पूरा जिसको कहते हैं माफिया स्टेटस को, ऐसा रहा है कि जो गलत है वो सही बन गया हुआ है और सही जो है वो गलत बन गया हुआ है। अब चूंकि ये 30 साल डू मोर करते रहे हैं हर चीज में, जब तक कि इनको इक्तदार मिलता रहा है, इन्होंने ये वो वाली हुकूमतें हैं जो कि पैदा ही आमिर में हुई। और ये आप देख लें, पीपल्स पार्टी जो है 6 साल भुट्टो साहब रहे फॉरेन मिनिस्टर और फिर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे भुट्टो साहब। तो ये पीपल्स पार्टी बात करती जमहूरियत की। अच्छा, ये तो खैर प्रिटेंड ही नहीं करते ना, ये तो पैदावार ज़ियाउल हक की, ये जिलानी की पैदावार, उसके बाद ये दोनों मिल के जिसको बहुत बुरा ये कहते हैं मुशर्रफ, जिसको बहुत बुरा कहते हैं, उसके साथ डील करके बाहर गए, डील करके वापस आए, उसको इन्होंने माना। चौधरी निसार ने उसको उसके बाद ठीक है, ये तो एक हिस्ट्री है, ये तो एक हिस्ट्री है, लेकिन अभी जरा करंट इस सवाल पर आ जाए ना अंदीब साहिबा कि ये इसको क्यों कंट्रोवर्शियल आप लोगों ने बना दिया। जिस तरह से आरिफ हमीद भट्टी साहब भी कह रहे हैं, दो लोगों के दरमियान फैसला होता है, ये इतनी कंट्रोवर्सी जनरेट करने की, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मतलब क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? हर चीज तरीके से भी तो हैंडल हो सकती है जो तरीका है, या फिर आप कह रही है 30 साल? मैं तो इसको उल्टा कहती हूँ। मैं कहती हूँ, वही मैं आपको बात कर रही थी कि अगर 30 साल बगैर कुछ हुए ऐलान हो जाता था, और अब अगर डिस्कशन हो रही है, और हर डिस्कशन में, हमारी अपनी डिस्कशन में, कैबिनेट में, पार्लियामेंट्री पार्टी में बहुत से व्यू पॉइंट्स आते हैं, और उसके बाद मुख्तलिफ नशिस्तें होती हैं, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अफगानिस्तान के हालात देखे, सिक्योरिटी के हालात देखे, मेरा ख्याल है 10 दिन से ज्यादा इस पे टाइम लग जाता तो कोई मजायका नहीं था, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन। अच्छा, तो आप ये कह रही है कि 30 साल से जो तरीक़ेकार राइज था वो गलत था? पिछले 2 दफा 30 साल से जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स हो रही थी वो गलत थी, तो यानी तो इससे तो जो अभी जो जनरल फैज हैं, जो DGIS है, उनकी अपॉइंटमेंट भी गलत हुई थी, गलत तरीक़ेकार से हुई थी। देखिए, ये तो खुद कहते हैं, मैं तो नहीं कहती, ये तो खुद कहते हैं। कौन कि कहते जी हैं? ये से पूछा नहीं गया। एक सेकंड, मैं कितने प्रोग्रामों में आई तो मैंने कहा जी एब्सोल्युटली नॉट कहने की पहली दफा जरूरत हुई है। इन्होंने कहा नहीं जी, वो जो हमने एटमी धमाका किया था, हमने अमेरिका को एब्सोल्यूट नॉट किया। 1998 से स्ट्रोप टैलबर्ट जो है, किसने किया था? एब्सोल्युटली यस था। उसने खुद कहा, उसने लिखा, खुद कहा, हर जगह कहा है कि मैंने नवाज शरीफ को कहा कि अमेरिका कह रहा है। नहीं, मेरा सवाल ही ये नहीं था। आपने कहा, मेरा माजरत के साथ मेरा ये सवाल नहीं था। मैं जरा आरिफ हमीद भट्टी साहब के पास चली आती हूँ।
एटमी धमाका न करता, मेरी कुर्सी का सवाल है, आज तक इन्होंने इसको सू नहीं किया। अच्छा नहीं, ये अलग बहस, ये अलग टॉपिक है अनवीर साहिबा, ये अलग टॉपिक है। तो कह रही हूँ कि ये तो सारी उम्र कहते रहे कि जी हमसे नहीं पूछा जाता, हमें हुक्म दिया जाता है। अच्छा एक सेकेंड अनवीर साहिबा, एक सेकेंड, आपने कोई और बात की थी, मेरा सवाल उस बात से था। आरिफ हमीद भट्टी साहब, अनवीर साहब जरा 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट दीजिएगा। आरिफ हमीद भट्टी साहब, जब मैं इनसे पूछ रही थी कि ये आप लोग क्यों, आप जिस तरह से कहते कि ये पहली दफा काबीना में बहस हो रही है, उन्होंने कहा कि जी 30 साल से जो कुछ गलत हो रहा था अब वो सही हो रहा है। तो क्या 30 साल से जो अपॉइंटमेंट्स हो रही थी वो गलत थी? तो फिर तो अभी हालिया जो है, अभी जो करंट है वो भी गलत है, इसका मतलब है। अच्छा नादिया, अनवीर साहिबा के मुताबिक नादिया आपने बड़ी अच्छी बात की है। बकौल हमारी इंदलीब वबाद साहबा के 30 सालों से गलत हो रही थी, जनरल फैज़ और हाफिज आसम मुनीर इसी हुकूमत ने लगाए और उसी तरीके से लगे, वो भी गलत थे। क्या फिर ये उसकी भी मुखालफत करेंगी? क्या उसको भी गलत कहेंगी? वो तो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब ने तैनात किए ना, वो तो नादिया मिर्जा ने नहीं किए, तो फिर उसको क्या कहें? मुझे बताएं यार, अनबिलीवेबल है। मैंने कहा है कुछ इशू पाकिस्तान की ISI MI ऐसे काम कर रही हैं जिसको काबीना में कुछ मामलात को हर मुल्क में डिस्कशन नहीं की जाती, हसास मामला। हाँ वजीर देखे ना, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के इन्होंने 9 लगा दिए, इनकी मर्जी। IG 7 लगा दिया, 6 लगा दिए, वो इनकी मर्जी। मेरा ख्याल है ये इशू इस तरह डिस्कस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है हम भी यहीं पे इसको, बिल्कुल सही है, हम भी बात को यहाँ पे खत्म करते हैं, अगले आते हैं और महंगाई के बॉम्ब पे बात करते हैं कि फिर एक नई महंगाई, फिर एक नई महंगाई। मतलब अब तो जिस दिन नहीं हो कुछ कीमत जिसकी चीज़ की बढ़ती है उस दिन तबीयत खराब होने लगती है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, जरा इस पे बात करते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं एक दफ़ा और महंगाई की। बिजली महंगी हो गई है, ₹1.68 पर यूनिट इजाफा कर दिया है। घी की कीमतों में जितना होश रुपये इजाफा हुआ है, मैं जब आज जब बात हो रही थी तो जब मेरी जो कंटेंट प्रोड्यूसर उन्होंने जब मुझे फ़ोन पे जैसी ये खबर आई, उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने कहा तुम गलत पढ़ रही हो। लिटरली मेरे अल्फाज थे कि ऐसा हो नहीं सकता, तुम गलत पढ़ रही हो, दोबारा से पढ़ो। उसने चेक किया, फिर रीचेक किया, फिर मैंने उसको रीचेक किया और मैं हैरान रह गई कि जो नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर पर जो डालडा घी का 10 लीटर कैन है वो 1090 रुपये महंगा हो गया। यानी 1090 रुपये महंगा हो गया। 10 लीटर डालडा घी का कैन 2500 से बढ़ाकर 3590 रुपये का हो गया। मतलब अनबिलीवेबल ये महंगाई है। मुझे बिल्कुल ये बात समझ में नहीं आई कि इस हद तक एकदम से कीमतें बढ़ा जाए ना, मतलब 100 रुपये 200 रुपये आपने जो है वो 1 लीटर पे आपने 100 रुपये से ज़्यादा आपने कीमत बढ़ा दी, महंगा प्राइस की बढ़ गई। और फिर बिजली की, और फिर आपने मुद्दे इल्ज़ाम फिर उठा के आपने PMLN की हुकूमत को ठहरा दिया। कल वैसे ज़रा भी ज़्यादा शौक में नहीं आएगा क्योंकि कल पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़ने वाली है। शौकत तरीन साहब जो कि अब उनको मुशीर फाइनेंस यानी बनाया जा रहा है, यानी एडवाइज़र टू फाइनेंस, मुशीर ख़जाना। उससे पहले वो वज़ीर ख़जाना जब नए नए बने थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कह रहे थे, ज़रा छोटा सा क्लिप सुनिएगा। IMF से डील के हवाले से कुछ कह रहे थे। हमने उनसे ये बात की है और वो ये कहा है कि देखें इस वक्त हमारे पास जो है ये जो टैरिफ हमने इंक्रीज करना है या इंक्रीमेंटल टैक्सेस जो आप हमारे पास डिमांड कर रहे हैं, वो हमारे पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है। टैरिफ इंक्रीज इज नॉट द ओनली वे टू रेज मनी, को माजरत करेंगे लेकिन इंशाल्लाह वो उधर सिंपैथेटिक टू दिस। अच्छा, ये तो उन्होंने कहा था कि हमें टैरिफ इंक्रीज नहीं करना, बल्कि उन्होंने कहा था हमने पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ गई है जो अब हम नहीं करेंगे। अभी जो रिसेंट इजाफा हुआ है उसमें फवाद वज़ीर तवानाई कहते हैं कि जी जो कि PMLN के जो मंसूबे थे उन्होंने, एक तो आपने 27% इजाफा किया था आपने अपनी बिजली के उसमें, महंगे दामों मुआहदे किए थे जिसके बायस संगीन नताइज का सामना है। महंगे बिजली के मंसूबों के बाद बिजली ले या ना ले 2030 तक 2500 अरब कैपेसिटी पेमेंट करनी है। ये जुल्म आप किस पर थोप कर गए, अवाम पर या अगली हुकूमत पर? कैपेसिटी पेमेंट 2500 अरब रुपए की नहीं है, कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन 900 अरब रुपए की है। ये मैं कोट कर रही हूँ एग्जैक्टली वज़ीर तवानाई यानी हमाद अज़हर साहब 2030 तक 2500 अरब कैपेसिटी। हमाद अज़हर साहब झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ, 100% झूठ बोल रहे हैं। 2500 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट हो ही नहीं सकती। 2.3 ट्रिलियन का या 4 ट्रिलियन का तो टोटल क्या कहते हैं सर्कुलर डेट है। ये 900 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स है
वो ये आप चैलेंज कर रहे हैं हमारा सर को? सुन लेना, मेरी पूरी गुजारिश सुन लेना। 900 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स है। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते उसको, पावर प्लांट को, आप फर्ज करें आपके हमने आज बिजली नहीं चाहिए, तो 900 अरब रुपये आपने फिर भी पे करने। हाँ, अगर आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो कैपेसिटी पेमेंट्स में से वो पैसे कट के और जितने आप इस्तेमाल करेंगे उतनी आपने पे करनी होगी। ये है सारा का सारा मामला। और मैं एक बात इसमें और भी वादे कर दूं, कैपेसिटी पेमेंट जो है वो 900 अरब करनी है, 2500 नहीं करनी। 2500 फिर आप जितने इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से वो ऊपर जाएगा। मैं लेकिन एक बात बताऊँ, देखें हमाद अदर साहब 5 मिनिस्ट्रियाँ तब्दील कर चुके हैं, ठीक है ना। कभी वो कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, उनकी किसी बात का सारा उनको खुद पता ही कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं तो इन लोगों को, इनको आप सवाल भेजें, इनके पास जवाब नहीं होते। इनके ये हालात हैं। ये सिर्फ एक चीज़ इनको पता है कि पिछली हुकूमत ये आप मुझे बताएं, एक सेकंड मेरी गुजारिश सुन लें, कि बिजली के कारखाने लगाना गलत था। पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है कि नहीं है? कैपेसिटी पेमेंट के बगैर कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर लगाना गलत नहीं था, मगर ये कौन से मुआहदे थे कि आप उसको कंज्यूम करें, आप उसको यूटिलाइज करें या आप उसको ना करें, यू हैव टू पे देम। तो आपको इन्वेस्टर नहीं आता ना। देखें आप मेरी बात सुने, तो इन्वेस्टर ने नेपरा की पॉलिसी थी कि 17% IRR होगा, यानी कि जो भी इन्वेस्ट करेगा 17% पर एनम उसको रिटर्न मिलेगा। ये नेपरा की पॉलिसी आज से नहीं, बहुत हमारी हुकूमत से भी पहले से थी। अच्छा, और उसके बेसिस के ऊपर आपको कैपेसिटी पेमेंट बिल्ड करने पड़ते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश सुन लें, अगर आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर भी आपको पेमेंट तो आप बिजली इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके मुल्क में तो लोड शेडिंग हो रही होती है। ये जब लोड शेडिंग तो खैर लोड शेडिंग नहीं हो रही भाई, मैं बिजली इस्तेमाल कम से कम करूंगी। मुझे पता है कि मैंने ये बिजली इस्तेमाल, मतलब आप आवाम को कैसे कह सकते हैं कि आप बिजली ज्यादा इस्तेमाल करें, कि आपने भर भर के नहीं पैसे और टैक्स नहीं, जो आवाम का इससे कोई वो नहीं। 300 यूनिट वाले का कोई मसला नहीं ही तो है ना, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इस्तेमाल होगी। नहीं, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन तो ज़ाहिर है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा ना। आवाम को कैपेसिटी पेमेंट का मसला उस वक्त होता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जब यूज तो करनी है ना बिजली। ये तो हो नहीं सकता कि आप यहाँ बिजली बंद कर दें ना भाई। अगर मैं पहले 10 घंटे एसी चलाती थी तो मैं सोचूंगी 4 घंटे चलाऊं। 10 रुपए यूनिट छोड़ के गए थे हम। और ये अनलीब अब्बास साहब दो तीन चीजें, एक तो वो कह रहे हैं कि हमाद असद आप झूठ बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रही, ये सेनेटर अफान साहब ने बोला कैटेगोरिकली कैपेसिटी की जो पेमेंट है। प्लस ये कि वो कह रहे हैं कि जी हम तो 10 रुपए छोड़ के गए थे, ये 16-17 रुपए तो आपने किया। अच्छा, शुक्रिया नादिया। और मेरा ख्याल है पहली दफा उन्होंने खुद ही अपना भांडा फोड़ दिया है। एक इनसे सवाल करें, इन्होंने कहा जी धांधली हुई, हम झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा जी हम व्हाइट पेपर लिखेंगे, इन्होंने व्हाइट क्या, काला क्या, पीला क्या, कुछ नहीं किया। ये ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मेरा इनसे शिकायत ही है कि इतनी नाअहल और नालायक किस्म की ऑपोजिशन है, कहीं स्ट्रगल नहीं करती, सड़कों पे नहीं निकलती, बाकायदा झूठ बोल रहे। ऑपोजिशन का काम होता है प्रूव करना। हम 15 साल अदालतों के धक्के खाते रहे हैं, वहां से हर जगह जाते रहे हैं, सड़कों पे। तो जब ये यहाँ बैठ के कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, और ये सू नहीं करते किसी बंदे को, और ये स्ट्रगल नहीं करते, ना कोई कागजात लाते हैं ना कुछ लाते हैं। अब मैं आपको एक मेरे सामने पढ़ा है, ये स्टेटमेंट पढ़ी है, ये जरा देख लें। ये कहते हैं जी हमने लोड शेडिंग खत्म की 12 जून 2018 की। उसके अंदर एनर्जी का सबसे बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। आपको याद होगा हेडलाइन थी, शहबाज शरीफ ने कहा अब तो मैं जा रहा हूं, आप लोड शेडिंग खुद ही संभालें। अब इस पे कहा गया कि जिस 4530 मेगावाट्स की ये जो है शॉर्टेज है इस वक्त, सिर्फ 18000 मेगावाट प्रोड्यूस हो रहा है जब ये छोड़ के गए। तो वहां उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जी इन्होंने वो बना दी, और बिजली मिली थी। सीजन टू सीजन भी वेरी करता है ना। मैं बीच में नहीं बोली, तरसील का कोई इंतजाम नहीं रखा, और इस वजह से वो करते रहने में। आप आपको हवा में जा रही है क्या लोगों के पास? ये झूठ है, ये चेक करें। हवा में उड़ के जाती है बिजली, तरसील का अगर निजाम नहीं है तो। ये कि जब ये आए थे 2013 में तो सिर्फ 185 बिलियन था टेक और पे कैपेसिटी पे। अब जो 2021 में 906 बिलियन आप इस्तेमाल करें ना करें, अवाम को ये टैक्स देना है। अच्छा, मैं कारखाने नहीं लगाने, ठीक है, बिजली नहीं होती तो ना बिजली होती ना सर्कुलर डेट होता, ये कह रही हैं। ना बिजली होगी ना सर्कुलर डेट होगा ना बिजली के बिल होंगे। बिजली उतनी हो ना, और उतनी की पेमेंट करें जितनी यूटिलाइज करें, जितनी कंज्यूम करें उसकी पेमेंट करें, जो एक्स्ट्रा है वो मसला है। इन्वेस्टमेंट इस तरह नहीं आती ना, इन्वेस्टमेंट को आप कैसे लेके आएंगे? अंदीप साहब एक सेकंड, आरिफ हमीद भट्टी साहब अभी ये कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर, पाइपलाइन के ऊपर अभी भी जो ये लेके आ रहे हैं उस पे ना करें फिर कैपेसिटी पेमेंट। अच्छा आरिफ हमीद भट्टी साहब
सारे फिगर्स। यार आवाज सही कर दे अंदीप साहबा की, देखिए आवाज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रही है। वैसे भी समझ नहीं आता। चेक कर लें सारे फिगर्स। भट्टी साहब मुझे एक और बात बता दीजिएगा, ये जो टैरिफ बिजली का बढ़ता है, शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि हम ये बोझ इस तरह से नहीं डालेंगे, हमने IMF को बता दिया था, हमें मजीद शिकत नहीं है, हम पॉलिटिकल कॉस्ट पे कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ जब इजाफा होता है तो पिछले 3 साल पुरानी गवर्नमेंट को मुद्दे इल्जाम भी ठहराया जा सकता है। ये 3 साल में ये जिन मुआहिदों की बात करते हैं, ये चीज़ें करते हैं, ये तमाम प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो सकती थी। मैंने माना कि पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा वो हैं, लेकिन कहीं कुछ तो कंट्रोल नजर आए हुकूमत का। अच्छा नादिया, सिर्फ 1 मिनट दे दें, आपके गेस्ट काबिल एहतराम है सर, 2 मिनट ले लें, आप बात सही बताएं। गुजारिश है 95 में IPPs के साथ या 94 में आवाम पर मुबैना अरबों करप्शन लेके IPPs का बम गिराया गया, जिसे हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं, अब सब बर्दाश्त कर रहे हैं। देखें, मुशर्रफ दौर में भी महंगाई हुई, उस वक्त जो पेट्रोल की कीमत थी 2008 में नहीं रही, 2013 में नहीं रही, 18 में नहीं रही। ये बात सच है कि कमीशन लेके IPPs को लाया गया और ये कर्जे आगे बढ़ते जाएंगे। छोड़ दें, किस दौर की बात कर रहे हैं आप? ये किस दौर की? पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ ना ये IPP, उसके बाद अरबों रुपए ले गए। और ये खुद नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाया था, मैंने नहीं, मैं उनका क्लिप भेज दूंगा अभी, ये लगते रहे। लेकिन ये कब तक पिछले हुकूमत, ये अपने 3 सालों का अपने साथ ही कंपैरिजन कर लें। जितनी महंगाई इस तेजी में हुई है, कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, महंगाई हमेशा होती रही है। मैंने आपसे अर्ज किया ना, 99 में पेट्रोल की कीमत देख ले, 90, फिर 2010 में देख ले क्या थी, 13 में देख ले, 18 में देख ले, लेकिन कुव्वत खरीद इन्होंने लोगों की खत्म कर दी है। महंगाई को इतनी स्पीड से बढ़ाया है, ये जो बड़े लोग हैं ना, अमीर लोग जो जाती उमरा में रहते हैं, बनी गाला रहते हैं, बिलावल हाउस रहते हैं, इन्हें 2000 रुपये फी यूनिट कर ले, इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल 5000 रुपये लीटर कर ले, नहीं पड़ेगा। नादिया मुझे बता दें, आप अपने ड्राइवर से पूछे, आप अपने गार्ड से पूछे, फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक 70 से 80% पॉपुलेशन की इनकम 30,000 से कम है। उसके 4 बच्चे हैं जिसकी 30,000 सैलरी है, एक बूढ़ी माँ है। क्या वो बच्चों को पाल सकता है? ईमान से अब लोग दुआएं करते हैं, या अल्लाह बिजली ना आए, 2 बल्ब छोटे घर में। मैं पिछले दिनों गया था महमूद बूटी, बेशक कोई आज चले जाए, उस बंदे की तनख्वाह थी 19,000 गार्ड था। कहता है पहले 700-800 बिल आता था, 2300 बिल आया। कहता है मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, बताओ मैं कहां गुर्दा बेचूं जाके। यार कमाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्टी साहब। एक ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पर एक बात अदलीब अब्बास साहब ने बड़ी अच्छी की है और बिल्कुल 100% की कि ये इंतहाई ये जो हुकूमत के कारनामे तो अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन का है, वही रिवायती बयानात आ जाते हैं। एक एहतजाज उन्होंने वॉकआउट कर दिया, एक टोकन वॉकआउट जी हमने असेंबली से वॉकआउट कर दिया। अच्छा, बयानात क्या आते हैं? इजाफा मुस्तरद करते हैं। भाई आपके मुस्तरद करने से फ़र्क क्या पड़ता है? हमें ये चीज़ बिल्कुल तस्लीम नहीं है, हम इस बात की इनको इजाज़त नहीं देंगे। आपसे इजाज़त तलब कौन करता है? अदलीब अब्बास साहबा बिल्कुल सही कह रही है कि ये अपोजिशन सड़कों पर निकले ना, अगर इतना आवाम का दर्द इसके अंदर है तो इस पर क्यों नहीं PDM के जलसे हो रहे, फला हो रहे। महंगाई पर असल अवामी इशू पे आप बात नहीं कर रहे। हुकूमत का दुश्मन और कोई भी नहीं है, अपोजिशन भी नहीं है, हुकूमत खुद अपनी दुश्मन है। लेकिन लेट मी टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं, इस पर ज़रा सवाल उठाते हैं, अपोजिशन से बात करते हैं। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जो सेनेटर साहब, ये जो रिवायती बयानात होते हैं ना अपोजिशन लीडर्स के, अपोजिशन के रहनुमाओं के, मैं तो बस पढ़ के बड़ा थक सी जाती हूँ। जी हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे, हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसके अलावा कुछ कर सकते हैं? अदलीब अब्बास साहबा यहाँ पे 100% सही है कि निकम्मी और नाइल अपोजिशन है एक्चुअली, और ये उनकी लक है। उनकी लग क्या, वो तो ये वोट लेके थोड़ी आए हैं, ये बैसाखियों के थ्रू आए हैं। बैसाखियों के थ्रू जब तक बैसाखियाँ लगी हुई चल रहा है, बैसाखियाँ निकलेंगी फारिग हो जाएंगे। बात ये मेरी गुजारिश सुन लें। देखें, बात ये है कि इनको हम नहीं लेके आए, ना ही हमने कहा था कि इनको वोट, ना
12 24 घंटे वाले माजरत के साथ आप क्यों लेकर आएंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हमारा इस गुनाह में कुछ वो नहीं है ना, हम इस गुनाह में शामिल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ हम तो नहीं, सवाब होता तब भी नहीं हो सकते। नहीं, सवाब तो ये हो सकता था ना, हम कहते हैं कि इमरान खान, मैं कहता हूँ इमरान खान को वजीर आजम बना दो, तो फिर तो मैं था क्या कहते हैं यहाँ ये सादिक और अमीन है, ये बड़े अच्छे हैं, ये मुल्क में दूध और शहद की नहरें, हमने कहा था क्या कहते हैं 14 पूरे दिन टेलीकास्ट चलती थी इनकी, क्या कहते हैं खाली कोई आगे सामने बंदा नहीं बैठा होता था, सारे बैठ के कह रहे थे ये ईमानदार है, ईमानदार है, ले आओ ले आओ। अब वो आ गया, अब आप कह रहे हैं हमें क्या आप इसको वापस भेजो, ये आपको मजाक है क्या कहते हैं यार? पहले आप सब लगे हुए थे, मेजॉरिटी। हम नहीं कह रहे, आपकी लीडर मरियम नवाज साहिबा आर होगा पार होगा गिलगित में, हम तो कोशिश कर सकते हैं। नहीं, आपने पता नहीं आपकी कोशिश मुझे नहीं पता, मगर हम नहीं कह रहे कि बाहर भेजो। हमारी कामयाबी ये इल्जाम भी आप जो हम पे ना डाले। जीबी में गिलगित बल्तिस्तान में पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो अपने वहां पर मौजूद अपने वोटर्स को और अपने फॉलोअर्स को बावर कराती रही कि जनवरी में ये हुकूमत नहीं होगी। हमने कोशिश की ना, वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। आप पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो हमेशा कामयाब नहीं होती, कभी कामयाब होती है कभी नहीं होती। संजीदा थे आप लोग हुकूमत गिराने। और कितने हम संजीदा, हम जेलों में हमारे लीडरान चले गए। अंदलीब अब्बास साहिबा इनकी तो वो कोशिश नाकाम हो गई। वो कहते हैं हमने भरपूर कोशिश कर ली आप लोग को हटाने की, लेकिन आप लोगों की हुकूमत इतनी तगड़ी थी कि आप लोग की हुकूमत हटी नहीं। तो इस वक्त आप जो हुकूमत को कह रही हैं कि निकम्मी और नाकारा अपोजिशन है, तो ये तो इस बात 100% आपके फायदे में जाती है। फ्रेंडली अपोजिशन, कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी नहीं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, फिर भी आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, फिर भी इनके गलत फैसलों को आप अंडू नहीं कर पा रहे, फिक्स नहीं कर पा रहे, तो फिर ये किसकी नाअहली है? देखिए नादिया, एक तो बात प्रूफ हो गई ना कि जब तक ये 1970 के बाद खुद नवाज शरीफ कहते हैं कि हमेशा धांधली हुई, तो धांधली से ये लोग आते रहे, इन्होंने कभी ऑपोजिशन नहीं की, हमेशा मुकमुका किया, इनको ऑपोजिशन करनी नहीं आती। अभी भी ये असेंबली में बैठ के सिर्फ अपनी सीटें, प्रोडक्शन ऑर्डर, हमारा लीडर, हमारा ये, अवाम के मुतालिक जैसे ही क्वेश्चन आवर होता है अवामी इशूज़ पे जिसपे हमें इन्हें पूछना है अवाम के बिहाफ पे, ये वॉकआउट कर जाते हैं, अवाम के इशूज़ पे बात ही नहीं करते। तो सबसे पहली बात ये कि ब्लैकमेल करते हैं कि जी पहले हमारे लीडर वापस लाए, फिर हम अवामी इशूज़ पे बात करेंगे। अब जहाँ तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, लेट मी बी वेरी क्लियर, जरा सुन ले मेरी बात। इस वक्त दुनिया के अंदर शॉर्टेज इकोनॉमी है। इस वक्त आपको पता है कि बाइडन ने क्या कहा है? बाइडन ने कहा है कि क्रिसमस में शायद खाने पीने की चीज अवेलेबल ना हो, तो 40% महंगाई बढ़ी है खाने पीने की चीजों में। उसने कहा क्रिसमस में शॉर्टेज होगी, खाली हो, क्योंकि क्या हुआ है 1.5 साल से था कोरोना, सप्लाईज बंद हो गई, फैक्ट्री। माशी तौर पे हम इस वक्त बहुत कमजोर हैं, मैशत हमारी बहुत कमजोर है इस वक्त। कर लीजिए मुझे प्लीज मुकम्मल करने दें, फिर वो बीच में बात जो है उसकी सेंस नहीं बनती। ये अगर आप मुकम्मल करें। पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 साल में मेक आउट ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजी थी। हमने दालें, चीनी, आटा, सारा कुछ हमने बाहर से मंगवाना शुरू कर दिया, जिसको पहले पाकिस्तान में बनता था सारा कुछ। अब अगर देखें ये क्या करते हैं फिर, जब इनके पास सर पैर होना चाहिए ना। आप मतलब आप आवाम को इतना बेवकूफ तो ना समझे। आप कह नहीं पिछले 10 साल में हुआ है, उससे पहले पाकिस्तान में दालें बनती थी क्या? अच्छा इनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर आप पूरी अपनी बात कर लीजिएगा। नादिया, आई विल नॉट टॉक। फिर अगर आपने कंपेयर होके ये होने दिया कि मुझे बात नहीं करने दी, मैं नहीं फिर बात। मैंने कह दिया उनको, अंदीब साहिबा, मैंने कह दिया कि उनकी बात मुकम्मल होने दे, फिर आप बात कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी उनको कह दिया है। आपको तमीज नहीं है कि वो आपकी बात सुने या मेरी बात सुने, तो फिर क्या हो सकता है? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमने आके आप झूठ ना बोले ना। अच्छा एक सेकंड, बाद में आप चुप हो गए, आप उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, आप मुसलसल झूठ बोल रही हैं। यू विल गेट द एम्पल ऑफ टाइम, लेट मुसलसल आप झूठ बोल रही हैं। अच्छा उनको बात कंप्लीट करने दें, आप अपने टर्न पे बात करें तो ज्यादा बेहतर तौर पे हम सुन सकते हैं सबकी बात। आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर जो है उसमें फेलियर था बिल्कुल। अब हमने आके 1100 अरब रुपया नीचे किसानों को दिया है। आपकी गंदम की काश्त जो है बढ़ गई है, इस दफा कॉटन आपकी डबल हो गई है ऑलरेडी, और आहिस्ता आहिस्ता 2-3 सालों में लेकिन वापस आ जाएगी। ठीक है अंदीब साहबा रुक जाएगा। मैं तो सवाल बेसिकली बनता ये है तो क्या गंदम हम इस दफा इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्या कॉटन हम गंदम बेसिकली। आरिफ हमीद भट्टी साहब, मुल्क की जो माशी हालत है वो मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, ठीक है। अगर हुकूमत की हम तरफ देखें, इवन अपोजिशन की तरफ देखें, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास खबरें क्या आती हैं कि पंजाब काबीना में शामिल वज़रा के लिए नई गाड़ियां खरीदने की तैयारियां कर ली गई हैं।
और समरी भी इरसाल कर दी गई है। महकमा खजाना के मुताबिक काबीना में शामिल 37 वुज़रा में से 36 के लिए नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी, जिसके लिए 16 करोड़ से जायद रकम खर्च होगी। ये फिर अय्याशियां क्यों? फिर वो मुझे ख्वाजा आसिफ याद आ जाते हैं कि कोई शर्म कोई हया। नादिया, इनफैक्ट शर्म और हया बाजार से मिलती नहीं, इसकी कीमत कोई नहीं होती, ये हर इंसान के अंदर होती है। मेरी एक गुजारिश है, मैंने कम से कम 10 इलेक्शन कवर किए हैं एज एक रिपोर्टर, छोटा सा, कोई एक इलेक्शन बता दे जिसको हारने वाले ने कहा हो ये इलेक्शन फेयर हुआ हो। चले हम 2013 में मुस्लिम लीग नून आई, उस वक्त आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने कहा आरओ के इलेक्शन है। 2008 का इलेक्शन धांधली में, 2 का इलेक्शन 97 में धांधली का इल्जाम लगा, 2 दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत धांधली पे गई। 85 का शफाफ इलेक्शन था क्योंकि वो ज़ियाउल हक के रेफरेंडम के बाद हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा ईमानदारी से कोई पैसा नहीं लगा, पहली दफा साफियों को भी लगाया गया। दूसरी गुजारिश ये है कि बदकिस्मती ये है कि ये मौजूदा हुकूमत की प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि इन्हें इतनी नलायक अपोजिशन मिली है कि इसकी अपोजिशन की पोजीशन ही कोई नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी के ऊपर कमो बेशतर मुबैना तौर पर सब पे करप्शन के इल्जाम है, सारे ही एनआरओ की दौड़ में है, कोई बंदा मूवमेंट चला ही नहीं रहा। भट्टी साहब माजरत एक ब्रेक लेना है, भट्टी साहब माजरत ब्रेक लेना है, एक और अहम इशू पे बात करनी है, एक तो आपका टाइम कम रह जाएगा, अहम इशू पे बात करनी है। तोशा खाना केस जिसकी तफसीलात बाजारत से हुकूमत इनकारी है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठ के कहते हैं मुझे कुछ पता ही नहीं है इसकी तफसीलात का कि कितने गिफ्ट्स आए, किसने लिए, और अगर बताएंगे तो वो कौमी मफाद में नहीं होगा, हमारे दोस्त नाराज हो जाएंगे। पहले तो दोस्त को डिफाइन करें कि हमारा दोस्त रहा कौन है। मुख्तसर साहब ब्रेक लेती हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जी हिचकिचाहट पे सवाल उठा दिया है, वापस आते हैं बात करते हैं। जी नज़ीर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। खबर थोड़ी 2-3 दिन पुरानी है, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ ये सवाल कि अंदीब अब्बास साहिबा, आप तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सवालात उठा दिए कि क्यों हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार है तोशा खाना की मतूबा जो तफसीलात हैं उनको देने में क्या है, मतलब ऐसे क्या कौमी राज है जो अफशा हो जाएंगे और जो नहीं होने चाहिए? देखिए, कोई हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार नहीं है, लेकिन मैं फॉरेन अफेयर्स में हूँ और मैं आपको बता सकती हूँ कि कुछ ऐसे ममालिक होते हैं और कई दफ़ा वो हमें कई दफ़ा एक डिफ़िकल्ट होता है समझना कि क्या है, लेकिन डिप्लोमेसी के अंदर बहुत सी दफ़ा बहुत छोटी छोटी बातों पे एतराज़ आ जाता है, और चाहे वो हमारे लिए छोटी हो उनके लिए बहुत बड़ी होती है। वो किस तरह से उसको परसीव कर रहे होते हैं, ये बहरहाल एक और सवाल होता है, लेकिन आपको रिस्पेक्ट देना पड़ता है। बट हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है जो अदालत ने कहा है वो कोई मुश्किल बात नहीं है, वो सारे जो हैं वो पब्लिक हो जाएंगे। हाँ, मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत कुछ ममालिक का नाम शायद ना रिवील करें, उनके तोहफे उसकी कीमतें रिवील कर दें तो शायद बेहतर होगा, बट एवरीथिंग इज़ इन दी ओपन, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है, बता देंगे तो आप मुतमईन है, बता देंगे, कोई मसला नहीं। मेरा ख्याल है कि देखें इसके अंदर वो घड़ी वाला मामला ऑलरेडी पब्लिक, घड़ी का क्या मामला है? इन्होंने भेज दी थी, घड़ी भेज दी है कहते हैं इमरान खान साहब ने, वो शहजादे को पता चल गया जिसने दी थी वो, जिनकी भी थी तो वो उसके बाद जो फिर हुआ है क्या कहते हैं वो सारे पाकिस्तान को क्या कहते हैं मालूम है। आप सुनी सुनाई उड़ती उड़ाती बात कर रहे हैं, ये रिलीज कर देना, फिर मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो रिलीज करे, तोशा खाना का पता चल जाएगा वो घड़ी है कि नहीं है। बात यह है कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर करप्शन, पहले तो करप्शन इतनी, मैं नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि करप्शन बढ़ गई है। अगर ये इतने ईमानदार और इतने सही होते तो इनकी तो हम बात मानते। ये तो सारा ये इन्होंने तोशा खाना कहते हैं कि सारा बनी गाला में लेके आगे चले गए ये। अच्छा, उसमें 300 तोले सोना एक मैं बात कर दूं, ये कॉटन की इन्होंने कहा कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ गई है। कॉटन के बिल्कुल टाइम नहीं सर, कॉटन की प्रोडक्शन कम हो गई, कह रहे बढ़ गई। आरिफ हमीद भट्टी साहब के वाकई इतने खुफिया मामलात है, दोस्त ममालिक नाराज हो जाएंगे तो इसलिए हुकूमत जो है वो नहीं बता रही। नादिया, मैंने फॉरेन ऑफिस कवर किया हुआ है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं, किसी हुकूमत की शरईत ऐसी शर्त नहीं होती कि तोशा खाना की बात लीक ना की जाए। ये एटमी टेक्नोलॉजी रात आपने अफशा करना है, ओ भाई आपको गिफ्ट मिले, गिफ्ट मुफ्त के,
वो आप 10% पहले लेते रहे, 2013 से नवाज शरीफ ने पाबंदी लगाई, वो इसमें कोई एक्ट भी रहा है? मुझे बताए रहा, मुझे एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बता दे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, जिसमें ये लिखा होगा तोसा खाना की इंफॉर्मेशन आपने लीक नहीं करनी। वो कमाल बातें कर रहे हैं यार। अगर आपका दामन साफ है, आपके ये चीजें इस मुल्क से आई, प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट मिलती है, वो नवाज शरीफ, इमरान खान, यूसुफ रजा गिलानी को नहीं मिलती। 10% पहले लेते थे, अब मुझे दाल में नहीं काला, दाल ही काली लग रही है। अदरवाइज मुझे नहीं समझ आती, अगर वो शफाफ है तो ये बिल्कुल ओपन कर दे। इसमें तो 10 सवाल पैदा कर दिए। मैं खुद कहता था इमरान खान सब करप्ट नहीं है, लेकिन ये तोशा खाना, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि फॉरेन ऑफिस पॉलिसी मैंने पढ़ी हुई है, किसी मुल्क की ये शर्त नहीं है कि तोशा खाना के जो गिफ्ट दिए गए हैं उसको आवाम के सामने शेयर ना किया जाए, या मुझे ये पॉलिसी बता ठीक है। तो अंदीप साहिबा की बात को हम फिलहाल तस्लीम कर लेते हैं कि अगले कुछ दिनों में तफसीलात जारी कर दी जाएंगी। वी होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया अंदीप साहिबा, आरिफ हमीद भट्टी साहब, डॉक्टर नान साहब, नादिम मिर्जा को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।